Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. Today we are going to discuss one of the very important topic related to chapter number 3, that is tension in a string. So let's start. There are two cases related to this topic, such that case number 1 when the body moves vertically upward, and the case number 2 is when one body moves vertically and the other moves horizontally. One is Edward machine, other is modified Edward machine. So we will discuss in this topic in this video, first topic, that is case number 1. So let's start. First of all, what is tension? What is tension? Tension is a strain force that is exerted by stretch spring, rope or string. At each end, the tension force acts in opposite direction to the pulling force. क्या मतलब है इस बात का? टेंशन क्या होती है बेसिकली आपके पास? इसको मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो आपके पास टेंशन क्या होती है कि कोई बॉडी जो है वो एक्ट कर रही है. फॉर एग्जांपल आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, उसको आपने एक धागे से बांधा हुआ है, या कोई भी मास है उसको आपने किसी स्प्रिंग से बांधा हुआ है फॉर एग्जांपल. तो आप क्या कर रहे हैं? फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, और उस बॉडी की वजह से, उसके मास की वजह से वेट किस तरफ अप्लाई हो रहा है? डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है. तो वो जो अपवर्ड फोर्स होती है बेसिकली उसे आप क्या कहते हो? टेंशन कहते हो, ठीक है. आप कह सकते हो द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द हैंड. वो फोर्स जो स्ट्रिंग की मदद से आपके हाथ पे अप्लाई हो रही होती है, ठीक है ना. ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं. क्या कहते हैं? टेंशन. और इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया ना. अब ये रस्सी खींच रहे होते हैं, टग ऑफ वार में आप देखते हो. तो वो जो फोर्स जो उस रस्सी की मदद से आपके हाथों पे अप्लाई हो रही होती है, उस फोर्स को आप क्या कहते हो? टेंशन कहते हो, ठीक है ना. इसको और ज़्यादा देखते हैं, क्लियरली देखते हैं. तो ये देखें, बेसिकली एक ये मास है एक, ठीक है ना. आप इसको एक बंदा ना देखें, आप ये समझिए एक मास है. अब उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना. ये मास है एक, फॉर एग्जांपल इसको कोई मास ले लें. अब उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. अब एज अ एक्शन, मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था ना. अब उसके सिनेरियो में देखें तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है. अगर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स अपवर्ड भी अप्लाई हो रही होगी, ठीक है ना, जो इस वेट को क्या कर रही होगी? बैलेंस कर रही होगी. उसको आप क्या कहते हो? टेंशन कहते हो. बात समझ आ गई? तो टेंशन किस तरफ अप्लाई हो रही होती है? अपवर्ड अप्लाई हो रही होती है. किसके अगेंस्ट? फोर्स के अगेंस्ट, वेट के अगेंस्ट अप्लाई हो रही होती है, ठीक है ना. उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं जनरल जनरल अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये आपके पास एक बॉक्स है, इसका मास है, कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है. हम कह देते हैं वेट अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड और टेंशन अप्लाई हो रही होती है अपवर्ड, ठीक है ना. किसी स्प्रिंग से बांधा हुआ है या किसी रोप से बांधा हुआ है, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो टेंशन है वो किस तरफ एक्ट करेगी? अपवर्ड. क्या कहेंगे हम? द फोर्स ऑन द हैंड इज एक्शन, ठीक है. जो आपके हाथों में फोर्स अप्लाई कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन. एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज रिएक्शन. और आपके हाथ जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं. अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना. एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है. ये मैंने आपको थर्ड लॉ में बताया था, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना. अब हम जब बात करते हैं, हम कहते हैं फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन हैंड. वो फोर्स जो स्ट्रिंग की मदद से आपके हाथों में अप्लाई हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, ठीक हो गया. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज इक्वल टू वेट. अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो टेंशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? वेट के बराबर. ये याद रखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टेंशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? वेट के. टेंशन इज इक्वल टू वेट, ठीक है ना. ये एक कंडीशन है आपके पास. ये हम जनरल देख रहे थे, टेंशन इन अ स्ट्रिंग. अब हम केसेस की तरफ आते हैं, ठीक है. मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग. देयर आर टू केसेस ऑफ सच मोशन. इस तरह की मोशन के दो केसेस हैं जो आप पढ़ते हो. केस नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूँ. इस तरह केस नंबर 2 हम इस लेक्चर में केस नंबर 1 को डिस्कस करेंगे. व्हेन द बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जब बॉडीज़ के किस तरह मूव करती हैं? वर्टिकली, ठीक हो गया. ये आपके सामने एक डायग्राम है. अब ये डायग्राम आपके समझने की है, ठीक हो गया. इस डायग्राम को गौर से देखें. अब दो बॉडीज़ हैं आपके पास, ठीक है ना. दो मासेज हैं, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये. इसको मैं बॉडी ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बॉडी बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना. बात समझ आ रही है? दोनों के देखें वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं. ये वेट है बेसिकली. वेट क्या होता है? mg.
तो मास 1 है तो इसलिए हमने इसको M1G का नाम दिया हुआ है। इसका मास 2 है तो इसको इसलिए हमने M2G का नाम दिया हुआ है। नज़र आ रहा है ये M2G और M1G। आप इसको लिख सकते हो W, इसको W1 W2 इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखें, अब अगर इस सिनेरियो को देखें तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एज एक्शन, एज अ रिएक्शन टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। देखें दो केसेस हैं, एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक हो गया। इसी तरह इस सिनेरियो को भी देखें, इसको बॉडी ए का नाम दे दें, इसको बॉडी बी का नाम दे दें। तो यहाँ पे भी आपके पास दो केसेस हैं, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भी दो केसेस हैं। तो हम इन दोनों केसेस को क्या कहते हैं बारी बारी देखेंगे। पहले हम बॉडी ए की बात करेंगे, इसके केसेस को देखेंगे, इन दोनों फोर्सेस को देखेंगे। फिर हम बॉडी बी की बात करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को देखेंगे, वेट को और टेंशन को कैसे बिहेव कर रही हैं, ठीक हो गया। हम इन दोनों फोर्सेस को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम बॉडी ए की बात करते हैं, बॉडी ए की बात करते हैं कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब देखें ये दोनों एक रोप से कनेक्टेड हैं और वो रोप किससे पास हो रही है? एक पुली से पास हो रही है, ठीक है ना, एक पुली से पास हो रही है। तो आप कह सकते हो कि लेट अस सपोज मोशन ऑफ टू बॉडीज़, कंसिडर कर लेते हैं मोशन ऑफ टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ की मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। एक का नाम है बॉडी ए, दूसरी का नाम है बॉडी बी। आपने बेटा लिखना भी इस तरह है, मैं साथ साथ आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। तो आपने जब कॉपी पे लिखेंगे आप एज इट इज़ लिखेंगे, कंसिडर मोशन ऑफ टू बॉडीज़ ए एंड बी, दो बॉडीज़ का मोशन, ठीक है। और कौन सी बॉडीज़ हैं? ए एंड बी। हेमिंग मासेज, उनके मासेस क्या हैं? M1 एंड M2। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कंसिडर मोशन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस M1 एंड M2, ठीक है, आर सस्पेंडेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब ये बातें सारी मैंने लिखी हुई हैं। अब ये सस्पेंड हुए हैं, ठीक है ना, कनेक्ट हुए हुए हैं एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ, ठीक है ना, जिसके अंदर खिंचाव नहीं है, ठीक है ना, जो स्ट्रेच नहीं हो सकती। तो उसके साथ क्या हुए हुए हैं? ये कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक हो गया। अब और फ्रिक्शनल लेस पुली, आपके पास जो पुली है उस फ्रिक्शनल लेस पुली है, उसके ऊपर से जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, उसके ऊपर से ये क्या हुई है? रस्सी पास हुई हुई है, रोप उसके ऊपर से पास हुई हुई है, और ये दोनों आपस में क्या है? कनेक्टेड हैं। बात समझ आ गई? ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं एडवर्ड पुली। क्या कहते हैं? एडवर्ड पुली कहते हैं। ऐसी एडवर्ड मशीन कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना, एडवर्ड मशीन, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप देख लें, कंसिडर मोशन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनल लेस पुली। एक फ्रिक्शनल लेस पुली से पास हो रहे हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसी अरेंजमेंट को आप एडवर्ड मशीन भी कहते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि केस 1 आपके पास एडवर्ड मशीन है और केस 2 जो पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह मॉडिफाइड एडवर्ड मशीन होगा, ठीक है। एक एडवर्ड मशीन, हम एडवर्ड मशीन की तरफ जा रहे हैं, हम एडवर्ड मशीन पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। इस अरेंजमेंट को, इस तरह के अरेंजमेंट को जो वर्टिकली एक पुली से पास हुई हो और आपस में कनेक्टेड हों दो बॉडीज़, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एडवर्ड मशीन कहते हैं। ये बात याद रखनी है, एडवर्ड मशीन, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या कहा था? हम बॉडी ए को देखेंगे सबसे पहले। क्या कहा था मैंने? हम इसको देखेंगे, इस केस को देखेंगे, ठीक है ना। इस केस को देखें फिलहाल, इसको बॉडी ए का नाम दें, इसको बॉडी बी का। हम बॉडी ए की बात करेंगे, सबसे पहले केस ए को देखेंगे, ठीक है। टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉडी ए, दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं बॉडी ए पे। कौन कौन सी? देखें, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही थी। अभी मैंने आपको बता दी, ये दोनों दो फोर्सेज एक्ट कर रही थी। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही थी, यही दो बातें की थी, ठीक है। वेट के लिए हम क्या लिखते होते हैं? M1G, मास 1 है तो M1G लिखा हुआ था। और टेंशन क्या होती है? उसके लिए कैपिटल T से शो करते हैं टेंशन को। देख लें दोनों वेट, देखें M1G और टेंशन अपवर्ड है, T कैपिटल T से उसको शो किया हुआ है, ठीक हो गया बच्चे। ये दो फोर्सेज हैं आपके पास। अच्छा, अब देखें, अगर एज बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड, आपको कैसे पता है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है? तो आप देखें कि आपके पास ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, अगर इसको आप गौर से देखें तो ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। इसको देखें, ऊपर की तरफ जा रहा है, नज़र आ रहा है ये। अगर आप एरो का निशान देखें गौर से, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और आपको वेट से भी नज़र आ रहा होगा कि इधर देखें, साइड पे लिखा भी है M1 इज़ ग्रेटर देन M2। ये बॉडी है, ये बड़ी है किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में। तो ये बॉडी इसके मुकाबले में बड़ी है, तो ये ज़ाहिर है बॉडी किस तरफ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। और अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये बॉडी किस तरफ जाएगी? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगी। ये तो पता है आपको कि एक साइड पे अगर वज़न ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, और दूसरी साइड पे कम है, तो जो ज़्यादा है वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो कम है वो उसके, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, तो पता है ना। तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये देखें, साइड पे कंडीशन लिखी हुई है कि M1 जो है वो ग्रेटर है किससे? M2 से। मास 1 बड़ा है मास 2 के मुकाबले में, ठीक हो गया बच्चे। फॉर एग्जांपल ये 100 kg है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, और ये 50 kg है, तो कौन सा डाउनवर्ड मूव करेगा? ऑब्वियसली ये वाला मूव करेगा। तो ये अगर डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये दोनों कनेक्टेड है ना, तो ये किस तरफ मूव करेगा? अपवर्ड मूव करेगा। बात समझ आ गई? अच्छा जी, तो एज अ बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड,
सो रिजल्टिंग फोर्स, जो इसके ऊपर रिजल्टिंग फोर्स एक्ट करेगी वो भी किस तरफ एक्ट करेगी, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो फोर्स भी किस तरफ एक्ट करेगी। याद रखें, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो फोर्स भी नीचे की तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, जब फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपके पास जो रिलेशन होगा वो होगा F इज़ इक्वल टू W माइनस टी। कैसे पता चला, हमें याद रखें, आप जो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना, हैवियर बॉडी से, हैवियर फोर्स से लाइटर फोर्स को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। मतलब भारी ऑब्जेक्ट से कम जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है ना, जो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, जो फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, उसमें से जो फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है उसको क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ये बात याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है कि जो फॉर एग्जांपल वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था तो हम वेट में से क्या करेंगे, टेंशन को निकाल देंगे, क्योंकि वेट ज़्यादा है ना, ज़्यादा है वेट, तो वेट में से हम टेंशन को निकालेंगे। ठीक है ना, अगर टेंशन ज़्यादा होती, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती तो मैं टेंशन में से वेट को निकालता। बात समझ आ रही है। तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, वेट ज़्यादा है यहाँ पे, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, वेट का यहाँ पे रेशो ज़्यादा है, तो हम वेट में से टेंशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। इस पर जो नेट फोर्स एग्जर्ट करेगी, हम नेट फोर्स की बात करते हैं, जो इस पर नेट फोर्स एग्जर्ट करेगी वो क्या होगी, W माइनस टी। हमने वेट में से टेंशन को निकाल दिया, क्योंकि वेट क्या था, ज़्यादा था, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो डाउनवर्ड बॉडी से हमने अपवर्ड बॉडी को क्या कर दिया, अपवर्ड फोर्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ आ गई। इस एक कंडीशन को समझना है आपने। हमने वेट में से टेंशन को निकाल दिया। ठीक है, अब वेट क्या होता है, बेसिकली m1g माइनस टेंशन क्या है, T इज इक्वल टू फोर्स था, फोर्स के बराबर था, ये लिखा था मैंने कि F जो है आपके पास, F जो है यही लिखा था कि F जो होता है W माइनस टी के बराबर होता है। F होता है, फोर्स होता है ma, तो बॉडी 1 की बात कर रहे हैं तो मास m1a होगा। ठीक है, W m1g माइनस टी हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये फोर्स हमने पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स किसके इक्वल होता है, ma के। तो मास बॉडी a की बात कर रहे हैं, उसका मास m1 है तो m1a हो जाएगा, वेट mg होता है तो m1g हो जाएगा, टेंशन t हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास पहला जो है वो कंडीशन आ जाती है, ये मैंने लिखी हुई है, अगर आप देखें क्वेश्चन 1 का नाम दिया हुआ इसी तरह। ठीक हो गया बच्चे। तो ये तो हो गई बॉडी ए की बात। ठीक है, अब आते हैं बॉडी बी की तरफ। अब किसकी तरफ आते हैं, बॉडी बी की तरफ। अगर आप गौर से देखें तो बॉडी बी के ऊपर भी दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। आपने इसको बॉडी ए का नाम दे देना है, इसको बॉडी बी का नाम दे देना है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पे भी दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, वेट अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड और टेंशन अप्लाई हो रही है अपवर्ड। दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। यहाँ पे भी देखें दो फोर्सेज हैं, तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा हुआ है, सिमिलरली टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉडी बी। वेट, अब वेट क्या होगा, W2, वहाँ पे W1 लिया था, इसको हम W2 ले लेंगे। M2g मास 2 है, वो M1 था, ये M2 है, तो M2g एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। देखें वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। ठीक है, और टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड। जाहिर है वेट एज अ एक्शन डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एज अ रिएक्शन टेंशन किस तरफ एक्ट करेगी, अपवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा केस चेंज है। वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा केस चेंज है। केस क्या चेंज है कि हमने कहा था कि M1 जो है वो ग्रेटर M2 से, तो बॉडी किस तरफ जा रही थी, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बॉडी किस तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ। तो याद रखें यहाँ पे केस क्या है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, इधर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इधर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक हो गया। किस वजह से, इस वजह से, ये जो मैंने लिखा था M1 इज़ ग्रेटर देन M2, तो ये डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो ये किस तरफ एक्ट करेगी, अपवर्ड। तो इस सिनेरियो में देखें बॉडी किस तरफ एक्ट कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है ना, ये देखें टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एज बॉडी B इज मूविंग अपवर्ड, जाहिर है बॉडी B ऊपर की तरफ जा रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। देखें अब के बॉडी B की बात कर रहे हैं, बॉडी A में डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। बॉडी A, अब बॉडी B की बात कर रहे हैं तो अपवर्ड एक्ट कर रही है, टेंशन ऊपर की तरफ जा रही है, तो फोर्स भी किस तरफ एक्ट करेगी, अपवर्ड एक्ट करेगी। ठीक हो गया। तो जब हम इसकी नेट फोर्स की बात करेंगे, बॉडी B पे नेट फोर्स की बात करेंगे, तो नेट फोर्स क्या होगी, मैंने क्या कहा था, जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना, लाइटर बॉडी में से हैवियर बॉडी में से लाइटर को निकाल दो। अब अगर आप देखें सिनेरियो के अंदर तो आपको नज़र आ रहा है टेंशन क्या है, हैवियर है, और वेट क्या है, लाइटर है, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है टेंशन ज़्यादा है वेट के मुकाबले में, इसीलिए तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है बॉडी। ठीक है ना, इस केस को समझें कि इधर देखें। अब आप इस केस को खाली देखें, अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है टेंशन ज़्यादा है किसके मुकाबले में, वेट के मुकाबले में। नीचे की तरफ मूव कर रही थी, क्या मतलब था, वेट ज़्यादा है किसके मुकाबले में, टेंशन के मुकाबले में। यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब है टेंशन ज़्यादा है किसके मुकाबले में, वेट के मुकाबले में। तो हम टेंशन में से वेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगी, फोर्स आ जाएगी। बात समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, टेंशन में से वेट को निकाल देते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है,
टी माइनस m2g, ठीक है ना। वेट क्या होता है, अब मास 2 है तो m2g होगा, और फोर्स के बराबर है तो फोर्स क्या होता है, m2a होगा। ma होता है, मास 2 की बात हो रही है तो m2a हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है आपके पास और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, याद रखें लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड होती है, ठीक है ना। ये आपके पास देखें लेफ्ट हैंड साइड है, इसी तरह ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये एक जगह पे ऐड होंगी। इस तरह ये राइट हैंड साइड है और इसको देखें, ये भी आपके पास राइट हैंड साइड है, ये दूसरी जगह ऐड होंगे। ये देखें m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो गए। इस तरह राइट हैंड साइड पे उधर पीछे क्या था, m1a था इक्वेशन नंबर 1 प्लस, और ये क्या है m2a, तो राइट हैंड साइड पे ऐड होगी। तो ये देखें माइनस टी प्लस टी से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच जाता है m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, g कॉमन है, अंदर बच जाता है m1 माइनस m2। इन दोनों में a कॉमन है, अंदर बच जाता है m1 प्लस m2। तो आपने यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हम एडवर्ड मशीन के अंदर या मॉडिफाइड एडवर्ड मशीन भी करेंगे, केस 1 केस 2 दोनों के अंदर हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन, दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन, दूसरी टेंशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। हम m1 m2 को दोनों साइड पे क्या कर देंगे, m1 प्लस m2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। अब आपकी मर्ज़ी है, इस इक्वेशन को उठा के, इस एक्सलेशन को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इट इज़ अप टू यू पीपल, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, जहाँ पे एक्सलेशन थी यहाँ पुट किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, जो कि क्या थी m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसको मैंने सॉल्व आउट कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना आता है सबको ना, तो एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेके मैंने इसे सॉल्व आउट किया, तो मेरे पास टेंशन आती है 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास केस 1 आता है, जो कि क्या था, व्हेन द बॉडी मूव्स वर्टिकली, जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही होती हैं तो एक्सेलरेशन आपके पास ये आती है और टेंशन आपके पास ये आती है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपको बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में अपनी क्यूरी वगैरह कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।